morning to all of you. Beta, in the last class, we are discussing about nomenclature and structure of carboxyl group. वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स. एसिड्स को किन किन मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं वो हमने देखना है एक बार. तो बेसिकली 5 to 6 मेथड्स हैं हमारे पास जो यहाँ पे लिखे हुए हैं. वन बाई वन इनको हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है हमारे पास बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स. साइनाइड को नाइट्राइल्स भी कहा जाता है, ये हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं. तो ये मान लीजिए ये हमारे पास एल्काइल साइनाइड है. तो बेसिकली दो तरीके की हाइड्रोलिसिस यहाँ पे होती है. एक जिसको हम कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस और दूसरी होती है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. तो ये इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा अमाइन. कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में जनरली इसको कैरी किया जाता है. तो साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा अमाइन. और यदि इसकी हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, दिस रिप्रेजेंट कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. तो यहां से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट प्रोडक्ट विल बी एसिड. अमाइड की भी जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, चाहे एसिडिक मीडियम में कराएं चाहे बेसिक मीडियम में कराएं, इसकी हाइड्रोलिसिस से भी हमें जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है वो एसिड मिलता है. प्लस अमोनिया जो रहेगा यहाँ बाई प्रोडक्ट रहेगा जब हम अमाइड की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तब. तो फर्स्ट मेथड तो हमारे पास ये है. साइनाइड की रिएक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा इनको. तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस दो तरीके से हमारे पास हो सकती है. एक होती है प्राइमरी और दूसरी है पार्शियल और सेकंड है हमारे पास कंप्लीट. तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में ध्यान रखिएगा अमाइड बनेगा और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में हमारे पास एसिड बनता है. रिएजेंट दोनों केसेस में आपने ध्यान रखने हैं. कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए जनरली ये रिएजेंट यूज किया जाएगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस के लिए जनरली हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड HCl. सेकेंड मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. इस तरीके की रिएक्शंस हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में डील कर चुके हैं बेटा. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पोलैरिटी की यदि मैं बात करूं तो मैंने काफी बार आपको एक्सप्लेन किया है कि यहाँ जो मैग्नीशियम है वो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो एल्काइल ग्रुप को वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. CO2 की लीनियर स्ट्रक्चर होती है और यहाँ यदि आप ध्यान दोगे तो यहाँ भी जो डेफिशिएंसी आपकी आएगी वो कार्बन जो है डेफिशिएंट होगा और ऑक्सीजन जो है दैट विल बी इलेक्ट्रॉन रिच. अपोजिट एंड्स पे आपने इनको ऐड कराना है जैसा हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कराते थे. हाँ, कुछ उसी तरीके का काम यहाँ हुआ है. बीच में एक प्रोडक्ट बनेगा इंटरमीडिएट जो हाइड्रोलिसिस के बाद आपको एसिड देगा और ये बाई प्रोडक्ट देगा. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन जब हमने किसी कार्बोनिल कंपाउंड पे कराई थी तो वहां भी सेम टाइप की रिएक्शन बनी थी. बट डिफरेंस ये है कि वहां एल्कोहल बनता था, यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा एसिड. और थर्ड मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन. एल्काइल बेंजीन का मतलब है जब बेंजीन के साथ कोई एल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो. अब एल्काइल ग्रुप जरूरी नहीं है कि मिथाइल ही हो, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, आइसोप्रोपाइल हो सकता है. कोई भी ग्रुप हो एल्काइल नेचर का, एलिफेटिक कार्बन्स की यदि कोई चेन लगी है उसको जब आप ऑक्सीडाइज कराओगे एल्केलाइन के MnO4 के साथ तो ये चेंज हो जाता है बेंजोइक एसिड. ध्यान दीजिएगा इसको, दिस इज अ बेंजोइक एसिड. अब यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है. ये ऑक्सीडेशन तभी पॉसिबल है जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा, एटलीस्ट वन. यदि वहां हाइड्रोजन नहीं है तब आपका ये ऑक्सीडेशन कभी भी कैरी आउट नहीं हो सकता है. तो यदि मान लीजिए यहाँ इथाइल होगा तब भी जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजोइक एसिड बनेगा. इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्काइल ग्रुप, चाहे जितने मर्जी कार्बन लगे हों, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर ऑक्सीडेशन वो हमेशा क्या होगा, बेंजोइक एसिड. ध्यान रखिएगा इस चीज का. यहाँ पे आप आइसोप्रोपाइल ग्रुप लोगे तब भी जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो बनेगा बेंजोइक एसिड. अब फोर्थ है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर अनहाइड्राइड एंड असाइल हैलाइड. एस्टर अनहाइड्राइड असाइल हैलाइड ये सारे के सारे ही एसिड के डेरिवेटिव होते हैं. तो यदि इनकी आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हर किसी केस में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एसिड.
फर्स्ट केस की हम बात करते हैं। एस्टर को हमने हाइड्रोलाइज कराया है, एसिड बनाया है और अल्कोहल बनाया है। अब यदि ये रिएक्शन आपको याद है तो अल्कोहल में हमने इसको डील किया था, वहां इसको हम रिवर्स फॉर्म में पढ़ते हैं। अल्कोहल और एसिड रिएक्ट करके एस्टर और वाटर बनाते थे और इस रिएक्शन को कहा जाता था एस्टरिफिकेशन। तो रिवर्स रिएक्शन है उसकी, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड और अल्कोहल मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। सेकंड, ये अनहाइड्राइड है, तो अनहाइड्राइड की भी जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास 2 मोल ऑफ एसिड्स बनेंगे। मान लीजिए यहां से बॉन्ड क्लीव होता है तो यहां एस लग जाएगा, इस तरफ OH लग जाएगा। नेक्स्ट है असाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड की भी यदि मैं बात करता हूं तो इसकी भी हाइड्रोलिसिस से हमें एसिड मिलेगा, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ हमने इसको न्यूट्रल मीडियम में कराया है, यहाँ पे हमने इसको जो है एसिड एल्केलाइन मीडियम में कराया है। प्रोडक्ट दोनों केसेस में बनेगा एसिड, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब मेनली यहाँ पे जो मेथड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये 3 है जो इस तरफ लिखे गए हैं। और लास्ट है हमारे पास बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। ये सारी की सारी चीजें हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं कि व्हेनेवर प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड इट विल गिव acid having same number of carbon atom, and similarly when aldehydes are oxidized they will also give acids having same number of carbon atom। और इन रिएक्शंस को कराने के लिए जो नॉर्मली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें चाहिए वो हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? KMnO4 हो सकता है, एसिडिक कंडीशन में भी ऑक्सीडाइज कर देगा और एल्केलाइन कंडीशन में भी इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। सेकेंड, यदि हम बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एसिडिफाइड, ये भी इस रिएक्शन को कैरी कर सकता है। इसके अलावा यदि मान लीजिए हम और बात करें क्रोमियम ऑक्साइड इन H2SO4 एसिड की प्रेजेंस में, ये भी इस रिएक्शन को कैरी करेगा और इसको जोन्स रिएजेंट कहा जाता है, ध्यान रखिए जोन्स रिएजेंट। तो इन 3-4 रिएजेंट्स में से हम कोई भी रिएजेंट यूज करेंगे कन्वर्जेंस को कैरी करने के लिए। अब प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एसिड मिलेगा, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से भी एसिड मिलेगा, और एल्डिहाइड से ऑक्सीडाइज कराने के लिए तो हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास टोलेंस रिएजेंट होता है, फेलिंग रिएजेंट है जिनको हमने एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डिस्कस किया था। तो यदि आप उनका भी यूज करोगे तो यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो एसिड मिलेगा आफ्टर ऑक्सीडेशन। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं बेटा 1, 2 एंड 3। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इनको आप बड़े ध्यान से कीजिएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड गिव एसिड्स, बट ये ध्यान रखिएगा कि पार्शियल है कि कंप्लीट है। सेकेंड, एल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन। एल्काइल बेंजीन के लिए कंडीशन जो आपको बताई है वो ध्यान रखनी है आपने कि जो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है दैट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, वहां हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तब ये रिएक्शन कैरी आउट हो सकती है। और ये है हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक कराओगे और उसके बाद जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहां से हमें एसिड मिलता है। These two are less important क्योंकि ये हम ऑलरेडी अल्कोहल में पढ़ चुके हैं और एस्टर डेरिवेटिव हमारे सिलेबस में इनका कोई बहुत ज्यादा रोल है नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ इनकी हाइड्रोलिसिस से जो मेजर प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो एसिड मिलेगा। और नेक्स्ट जो हमने इसमें बात करनी है वो है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो यदि मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की बात करता हूं तो उसमें जनरली हम वही 2-3 चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास फिजिकल स्टेट, सेकंड है सोल्युबिलिटी, थर्ड है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो 1 बाय 1 उनको हम डिस्कस करते हैं एक बार।
फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल स्टेट की हम बात करेंगे, सोल्युबिलिटी की हम बात करेंगे, वाटर सोल्युबिलिटी, और थर्ड हम बात करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट फिजिकल स्टेट की यदि मैं बात करूं तो फिजिकल स्टेट का एक ही कंसेप्ट है हमारे पास जो वंडरवाल फोर्सेस पे डिपेंड करती है। जहां पे वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं वो जो है जनरली गैसेस में पाए जाते हैं। उनसे थोड़े से ज्यादा वंडरवाल फोर्सेस होंगे वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, और उनसे थोड़े से और ज्यादा होंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। अब वंडरवाल फोर्सेस डिपेंड करते हैं मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। तो जनरली स्टार्टिंग के जो मेंबर है हमारे पास वो गैसेस होते हैं, उसके बाद के जो है वो लिक्विड होंगे, और जिनमें कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा वो हमारे पास सारे के सारे सॉलिड होते हैं। सोल्युबिलिटी की यदि हम बात करें तो एसिड्स जो होते हैं दे आर वाटर सोल्यूबल, because they form intermolecular hydrogen bond with water. Intermolecular hydrogen bond with water. वाटर के साथ आइए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोल्युबिलिटी यदि मान लीजिए हमें वाटर में चेक करनी है तो उसका सिंपल सा कंसेप्ट यही है, इफ दैट कंपाउंड फॉर्म्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल देन दैट कंपाउंड इज सोल्युबल इन वाटर। इफ इट डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड दैट कंपाउंड विल बी नॉट सोल्युबल इन वाटर। सिंपल सा कंसेप्ट होता है। तो एसिड्स जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, और इसी वजह से ये वाटर में क्या है, सोल्युबल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो आपने ध्यान रखना है। यदि हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक ऑर्डर है जो आप ध्यान रखोगे। एसिड्स, एल्कोहल्स, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर्स, और यहां आएंगे हमारे हाइड्रोकार्बन्स। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए ऑर्डर है, दिस इज ऑर्डर फॉर अ बॉइलिंग पॉइंट हैविंग कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, यदि इन सभी का मासेस कंपैरेबल है मास, तो ये ऑर्डर हमारे पास फॉलो होता है। एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फॉलोड बाय अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर्स, और सबसे लास्ट में हमारे पास रहेंगे हाइड्रोकार्बन्स। इस ऑर्डर को हमने एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हुआ है। एसिड्स की यदि मैं बात करता हूं तो एसिड्स की टेंडेंसी होती है बेटा डायमेरिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करने की। ध्यान रखिएगा, इसको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसिड के रिस्पेक्ट में। ये एसिड्स हैव अ टेंडेंसी टू डाइमराइज। एसिड्स की जो टेंडेंसी है वो डाइमराइज हो जाते हैं। ये डाइमराइज होने से यहाँ एसोसिएशन होगी, और एसोसिएशन होने से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा हो जाता है। डाइमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ एसिड, ध्यान रखिएगा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा एसिड्स मॉलिक्यूल के बीच, और वो डाइमेरिक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएंगे।
और डायमेरिक स्ट्रक्चर में चेंज होने से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा चला जाता है, अल्कोहल से भी ज्यादा। तो यदि इन सारे कंसेप्ट को हम एक बार दोबारा से देखते हैं तो एसिड्स का सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू देयर डायमेरिक स्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये डायमेरिक स्ट्रक्चर की वजह से हुआ है कि डाइमर बना लेते हैं। अल्कोहल का यहां आता है ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्ड, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कीटोन और एल्डिहाइड की यदि मैं बात करता हूं तो यहां हमने देखा था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस जनरेट होती हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कीटोन का थोड़ा सा ज्यादा इसलिए हो जाता है कि वहां पे पोलैरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड बिकॉज ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं, इसी वजह से वहां जो पोलैरिटी होती है जनरेट वो ज्यादा होती है और बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ ज्यादा होता है। ईथर्स की यदि मैं बात करता हूं यहाँ भी नो डाउट पोलैरिटी होती है बट इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी एल्डिहाइड कीटोन में है। और हाइड्रोकार्बन्स में ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, तो यहाँ सिर्फ वंडरवाल फोर्सेस ऑपरेट करते हैं। तो ये जो ऑर्डर लिखा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपने करना है। कई बार क्वेश्चन आता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, तो अलग अलग फैमिली से आपको दे दिए जाते हैं। तो उस केस में आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि यदि उनका मोलिकुलर मास जो है वो आसपास है तो एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर अल्कोहल्स का, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर और सबसे लास्ट में हमारे पास रहेगा हाइड्रोकार्बन्स। ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट जो हमने इसमें डील करना है वो है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। वहां पे भी हमारे पास 2 तरीके की रिएक्शंस जनरली ऑपरेट करती हैं, जैसा हमने अल्कोहल में पढ़ा था। कुछ रिएक्शन ऐसी थी जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता था, कुछ ऐसी थी जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता था। तो सिमिलर बेसिस पे जब हम एसिड्स की बात करेंगे तो एसिड्स के अंदर भी 2 तरीके की रिएक्शंस जनरली ऑब्जर्व होंगी। एक वो रिएक्शन होगी जिसमें ये बॉन्ड ब्रेक होगा और दूसरी वो रिएक्शन होगी जिसमें ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इन रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे। और एक यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। यदि मान लीजिए आपको 2 एसिड्स दे दिए जाएं या 2 से ज्यादा एसिड्स दे दिए जाएं तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एनसीईआरटी में, उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट जो हम डील करेंगे मोस्ट प्रोबेबली एक लेक्चर और रहेगा इसके लिए, 1 या मैक्सिमम 2। उन लेक्चर्स में हम इस पार्ट को डील करेंगे जो हमारा बचा हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। कैसे एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर करेंगे, कौन सा एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा कम होगा, वो चीज हम देखेंगे। बट उस चीज को करने के लिए एक बार आपको जो है जो बेसिक पार्ट हमने डील किया था इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट, तो उस चीज को एक बार आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ उनका रोल बहुत ज्यादा रहने वाला है हमारे लिए एसिडिक स्ट्रेंथ को जब हम कंपेयर करेंगे। तो यदि वो चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है या रेजोनेंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट, तो फिर इन चीजों को जो है आगे एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको रहेगी। तो उनको एक बार आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।